हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो दो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का जो समरी या उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो तीसरा और सबसे अहम, नो डाउट वो पिछले जो हैं वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन एज़ फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ कि रूसो जो है यकीनन वो अहमियत के हामिल हैं। वीडियो के अंदर हम एज़ यूजुअल उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टेट ऑफ नेचर जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी देखा, इसका जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी जो स्टेट ऑफ नेचर के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स जो हैं वो हैं क्या, या इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या है, और फिर जो मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म की है इसके ऊपर हम देखेंगे। एक लाइन इस स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। रूसो की अगर मैं ये कहूँ कि वजह शोहरत अगर कुछ अल्फाज हैं तो शायद वो यही अल्फाज हैं, और मेरे ख्याल में ये कोई एग्जाजरेशन किसी किस्म की नहीं होगी। तो हम ये भी देखेंगे कि रूसो ने जब ये अगर अल्फाज कहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या आया कि ये जो उसके अल्फाज हैं ये टाइमली भी थे या अनटाइमली तो नहीं थे, हम इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रूसो के इंट्रोडक्शन के ऊपर। आप ये भी देख रहे हैं कि 1712 के अंदर इसकी पैदाइश है, जिनेवा के अंदर इसकी पैदाइश है, और बाद में इसकी जो डेथ है तकरीबन 78 के अंदर है। इसके बारे में एक राय बहुत ही ज़्यादा आम पाई जाती है कि इसका जो बचपन है या इसका जो लड़कपन भी हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर गुजरा। उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि एक तो इसकी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास के साथ इसका ताल्लुक़ है। ये जॉन लॉक की तरह जो है वो किसी अरिस्टोक्रेटिक क्लास के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ इसका ताल्लुक़ है जो जिनेवा के किसी दूर दराज इलाके के अंदर रहती है। पैदाइश के साथ इसकी जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और इसके फादर ज़ाहिर है मिडिल क्लास का आदमी है तो वो काम ही करता होगा, कोई ना कोई रोज़गार ही करता होगा, तो इस वजह से वो अपने बच्चे या अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर नहीं रहता। तो इसका टेक केयर करने वाला एज सच कोई ऐसा आदमी है नहीं जो रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसका जो बचपन है वो केयरलेसनेस की कंडीशन के अंदर गुजरना शुरू करता है। अब जो बच्चा केयरलेसनेस की कंडीशन के अंदर हो तो वो झूठ बोलना भी सीखेगा, वो बच्चा जो है वो चोरी करना भी सीखेगा, या बाकी जितनी भी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चा करता है। तो इस आदमी ने या इस बच्चे ने वो तमाम अनहेल्दी एक्टिविटीज़ की। फिर किसी तरह से ये आदमी जो है वो माइग्रेट करके ये बच्चा फ्रांस के अंदर अपने बाप के पास आ जाता है। फिर उस वहाँ पर जो है वो क्लब के अंदर भी इसने जो है वो एज ए वेटर के तौर पर काम किया है। इसने जो है वो मुख्तलिफ आर्डिनरी जो काम होते हैं ये ऑलमोस्ट इस आदमी ने किए हैं। वहाँ पर ऑल ऑफ सडन मतलब कुछ इस मैं ये देखता हूँ कि तारीख़ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ओवरनाइट शोहरत मिलती है, एक ही नाइट या एक हफ्ते के अंदर, 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर अंदर वो शोहरत की बुलंदियों तक जाकर पहुँचते हैं। 1750 के अंदर अकेडमी ऑफ डाइजन, DIGON, डाइजन, अकेडमी ऑफ डाइजन की अखबार के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि ऐसे कंपटीशन जो है एक किया जाएगा, और उसका ऐसे कंपटीशन के अंदर रूसो जो है वो पहली बार हिस्सा लेते हैं। और उस कंपटीशन के अंदर या उस ऐसे के अंदर जो है वो इसके जो ख्यालात हैं वो इतने ज़्यादा उसकी जो जूरी है उसे जो है वो इम्प्रेस करते हैं कि ये आदमी जो है इसका ऐसे जो है वो नंबर 1 के ऊपर आता है। द फर्स्ट डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं, ये फर्स्ट डिस्कोर्स जो है ऑन साइंस एंड आर्ट्स कहलाता है। फर्स्ट डिस्कोर्स साइंस एंड आर्ट्स। अच्छा, ये एक जहन में आप ये चीज़ रखें कि ये वो टाइम पीरियड है, 18वीं सदी वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, जिस टाइम पीरियड के अंदर साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ चुका था, जिस पीरियड के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो रही थी।
तो ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के अंदर साइंस जो है वो लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर छाई हुई थी। और उसी टाइम पीरियड के अंदर ये आदमी फर्स्ट डिस्कोर्स के अंदर, फर्स्ट जो इसका साइंस के ऊपर जो डिस्कोर्स है उसके ऊपर ये आदमी ये लिखता है कि प्रोग्रेशन ऑफ द साइंस एंड आर्ट्स हैज़ चेंज्ड द करप्शन ऑफ virtue एंड मोरालिटी। तो उस टाइम ये आदमी ये ठान लेता है कि मुझे साइंस के अगेंस्ट में लिखना है। और लेटर ऑन इसकी जितनी भी आप राइटिंग्स देखेंगे तो उन तमाम राइटिंग्स के अंदर ये आदमी जो है वो साइंस को क्रिटिक करता हुआ, उसका जो है एक शानदार क्रिटिक आपको नज़र आएगा इसकी राइटिंग के अंदर। जाए तो वो एक अरिस्टोक्रेटिक क्लास की एक एकेडमी थी वो, तो इस वजह से वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इसकी जो मेन वजह शोहरत है या पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ जर्नल विल। वो कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी तक किसी भी फिलोसोफर ने नहीं दिया था कि जर्नल विल क्या होती है या जर्नल विल का होना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले अगर जो दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े हैं तो दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थॉमस हॉब्स जो हैं दोनों, इससे पहले जो हमने दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखा तो हॉब्स भी यही कहते हैं कि आपको सरेंडर करना चाहिए, अपने राइट्स मोनार्क के सामने सबमिट करने चाहिए। जॉन लॉक भी यही कहता है कि 3 राइट्स के अलावा बाकी यू शुड हैव टू सबमिट ऑल। ठीक है, तो बाकी तमाम आप क्या करते हैं, ऑल करते हैं। लेकिन वहीं पर यह आदमी आकर कहता है कि नहीं, पॉपुलर सॉवरेंटी या जर्नल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये आदमी देता है। और ये जनरल विल वो कॉन्सेप्ट है जो अल्टीमेटली हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसे आगे चलकर लीड करेगा। इस आदमी को हम फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इस आदमी को जो है वो थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस भी कहते हैं। थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस हम इसे इस वजह से कहते हैं कि कभी कभी इसके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, कभी कभी इसके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोशलिस्ट हो जाते हैं, कभी कभी ये जो है वो आइडलिस्ट बन जाता है, कभी कभी ये मुकम्मल तौर पर टोटलिटेरियन बन जाएगा। क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपको क्या करता है, कंडेम करता है, और साथ में ये आपकी लिबर्टी को सपोर्ट करता है। तो जब ये लिबर्टी को सपोर्ट करता है तो वहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर लिबरल बन जाता है। जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंडेम करता है तो वहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो आइडियाज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर आपको सोशलिस्ट नज़र आएंगे। फिर कहीं पर ये मेटाफिज़िकल चीज़ों का जिक्र भी करता है तो वहाँ पर आपको ये आइडलिस्ट बन जाएगा। फिर ये आदमी जो है वो आपको ये भी कहता है कि जब हम ये देखते हैं कि ये आदमी ये कहता है कि जब आपका जनरल विल आती है तो जनरल विल जो है वो वहाँ पर जो है वो आपको ये कहता है कि आपको रिवोल्यूशन करने का स्टेट के अगेंस्ट में कोई भी राइट नहीं है। तो वहाँ पर ये आपको मुकम्मल तौर पर टोटलिटेरियन नज़र आएगा। तो ये ओवरऑल जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो रूसो का है। अब हम आ जाते हैं कि उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो इस आदमी का कॉन्सेप्ट है ये आया कि वो सेम एक तरह से जो रिपीटेशन है जॉन लॉक की या हॉब्स की, या इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नई चीज़ें हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ह्यूमन नेचर के बारे में जिक्र करते हैं, हम जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जिक्र करेंगे और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएंगे। थॉमस हॉब्स ये कहता था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर बहुत ही ज़्यादा बुरी है और स्टेट ऑफ नेचर के अंदर मुकम्मल जो है वो एक फियर है। जॉन लॉक कह रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो बुरी नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो इट वाज पीसफुल, वो बहुत ही ज़्यादा अमन फल थी। ये आदमी कहता है कि ये जो आपकी स्टेट ऑफ नेचर है ये कुछ भी नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर इज़ सिंपली द एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड साइंस। सिंपल ये कहता है कि एक ऐसी इंसान की, यानी कि एक ऐसा तारीख़ का एक ऐसा दौर, इंसान की हिस्ट्री का एक ऐसा दौर जिस दौर के अंदर इंसान के पास मज़हब नहीं है, जिस दौर के अंदर इंसान के पास आर्ट नहीं है, जिस दौर के अंदर सिविलाइजेशन नहीं है, जिस दौर के अंदर साइंस नहीं है, जिस दौर के अंदर समाज नहीं है, जिस दौर के अंदर कानून नहीं है, तो सिंपल वही टाइम पीरियड है जिसे आप स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। इसके अलावा ये अच्छा भी इसे हम नहीं कह सकते, इसे हम मुकम्मल तौर पर बुरा भी नहीं कह सकते। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों की एब्सेंस जो है उसी का नाम स्टेट ऑफ नेचर है।
फिर जब हम आगे चलते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, तो ह्यूमन नेचर के बारे में भी आपको पिछले जो दो सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं उन दोनों की, एक कहता है कि ह्यूमन नेचर इंसान की बहुत ज़्यादा बुरी है, दूसरा कहता है कि ह्यूमन नेचर इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कहता है कि इंसान की नेचर जो है ना वो ना अच्छी है वो ना ही बुरी है। इंसान की नेचर तो क्या है, कहता है कि इंसान जो है वो बेसिकली नोबल सैवेज है। नोबल सैवेज का मतलब ये है कि इंसान अपनी नीड के बेसिस के ऊपर एक्ट करेगा। इंसान को अगर नीड होगी किसी चीज़ खाने की तो इंसान वो खाएगा। इंसान को अगर किसी चीज़ की नीड नहीं होगी खाने की तो इंसान नहीं खाएगा। और प्लस में अगर उसी टाइम अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा फूड मौजूद है तो वो इंसान किसी दूसरे को क्या करेगा, चैरिटी के तौर पर भी दे सकता है, वो किसी दूसरे को जो है एज ए सिंपैथी के तौर पर भी दे सकता है। तो इंसान बेसिकली नोबल सैवेज है। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो है कहता है कि इंसान की जो नेचर है उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। एक था इंसान का सेल्फ प्रिजर्वेशन और दूसरा था इंसान के पास पिटी या पैशन। अब ये जो रीज़न और पैशन, ये दोनों इंसान के ऊपर सोवेरियन मास्टर थे। इंसान के ऊपर जो रूल करने वाली जो दो ताकतें हैं वो सिंपल रीज़न भी था और पैशन था। इन दोनों के अंदर कहता है कि बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर के अंदर बैलेंस था। कभी कभी इंसान रीज़न का इस्तेमाल करता था, कभी कभी इंसान जो है वो पैशन का इस्तेमाल करता था। तो इस वजह से इंसान क्या बना, नोबल सैवेज बना स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। अब ज़ाहिर है उस टाइम आपके पास जो है वो क्या है, सोसाइटी भी नहीं है, आपके सोशल लॉज नहीं है, आपके सोशल वैल्यूज़ नहीं है, आपका मज़हब नहीं है, मज़हब के वैल्यूज़ नहीं है, आपकी रियासत नहीं है, रियासत के लॉज नहीं है। तो इंसान क्या होगा, इंसान मुकम्मल तौर पर फ्री होगा। जब इंसान फ्री होगा तो ज़ाहिर है समाज का जो प्रेशर है वो इंसान के ऊपर होगा ही नहीं। नो सोशल प्रेशर यहाँ पर आपको नज़र आता होगा। अब जब नो सोशल प्रेशर है तो वहाँ पर क्या है, इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। फिर आगे चलकर कहता है कि जब इंसान को जब हमने देखा तो इंसान के पास बेसिकली जब इंसान की लाशऊर के अंदर कहीं पर इंसान के पास जो है वो फ्री विल मौजूद थी। इंसान के पास ये उस टाइम एबिलिटी थी कि इंसान अपनी चॉइस को क्या कर सकता था, डिटरमिन कर सकता था। अब ये फ्री विल है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो चीज़ों को क्या करता था, चॉइस करता था। फिर इंसान के पास ये भी चीज़ मौजूद थी कि इंसान जो है वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करता था। विद पैसेज ऑफ टाइम इंसान के पास क्या हुआ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट मज़ीद बढ़ता गया। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस में आपका फ्री विल, जब ये दोनों आपस में मिली तो इंसान क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर परफेक्टिबिलिटी की तरफ इंसान ने अपना सफ़र जो है वो उसका आगाज़ किया। अब ये परफेक्टिबिलिटी जो है, ये इंसान को परफेक्टिबिलिटी से मुराद ये है कि पहले अगर इंसान बारिश में रात गुजारता था जंगल के अंदर, तो बाद में इंसान को सेल्फ इम्प्रूवमेंट ने ये बताया कि आप इस पानी से किस तरह से बच सकते हैं। तो फिर इंसान ने जो है वो किसी गुफा का, किसी गार का इंसान ने इंतखाब किया। फिर जब उस गार के अंदर भी इंसान गया तो फिर एक गार ऐसी थी जिसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। फिर इंसान को एक दूसरी गार ऐसी नज़र आई जहाँ पर इंसान बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट था। तो जब दूसरी गार का इंसान ने मुंतखब किया तो उसका मतलब ये है कि इंसान के पास फ्री विल मौजूद थी वहाँ पर। अब ये दोनों चीज़ें इम्प्रूवमेंट किस तरह से हुई, इम्प्रूवमेंट इस तरह से हुई कि जब आप उस गुफा के अंदर गए तो फिर रात को सोते वक्त इंसान को शायद ये भी डर हुआ होगा कि कोई सांप या कोई शेर या कोई भी जानवर आकर मुझे जो है वो क्या करे, रात के वक्त में नुकसान दे। तो हो सकता है कि इंसान ने उस गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रखने का बंदोबस्त भी किया हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टेबिलिटी कहेंगे। इस तरह से इंसान की ये जो परफेक्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है, बेसिकली यही वो एलिमेंट है जो रूसो कहता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसान को अशरफ कहा गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसान को बाकी जानवरों से क्या किया गया, अलग किया गया। अब ये जो इंसान की परफेक्टिबिलिटी है, ये तो इंसान के अंदर आई, चलो ठीक है मान लेते हैं ना। लेकिन कहता है कि इस परफेक्टिबिलिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ इंसान के ऊपर। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने खुद को परफेक्ट करने के लिए, इंसान ने जो पहले वाले जो दो सॉवरेन मास्टर है ना, जिसके अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशन, रीज़न और पैशन दोनों जो हैं, मॉडर्निटी के साथ या वक्त के साथ इंसान ने
रीज़न को ज़्यादा क्या करता है, अपने ऊपर डोमिनेंट करना शुरू कर देता है। पैशन को इंसान जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो आपकी ह्यूमन नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो इन दोनों के अंदर बैलेंस है, जो आपको नोबल सैवेज बना रही है, वो यहाँ पर आपका वो वाला जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो रहा है। कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मास्टर जो है वो इंसान के ऊपर डोमिनेंट होना शुरू हो रहा है, एंड दैट इज़ रीज़न। वो रीज़न है, वो लॉजिक है, वो दलील है। ये अच्छा, रीज़न और लॉजिक क्यों? रीज़न और लॉजिक शायद इस वजह से कि जब 14th सेंचुरी के बाद पूरे यूरोप के अंदर रेनेसांस आई, रिफॉर्मेशन आई, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, तो इन तमाम चीज़ों ने इंसान के दिमाग के ऊपर ये बात बिठा दी कि रीज़न जो है वही दुनिया के अंदर, लॉजिक जो है वही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। और वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि 14th सेंचुरी से पहले, जिसे आमतौर पर हम मिडीवल टाइम पीरियड कहते हैं, जो 5वीं एडी से लेकर 14वीं एडी के दरमियान है, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर इंसान के ऊपर या यूरोप के ऊपर जो डोमिनेंट रहा है, दैट वाज क्रिश्चियनिटी, वो मज़हब था। अब मज़हब को अगर आपने क्या करना है, मज़हब से आपने अगर निकलना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? यू नीड रीज़न, आपको रीज़न की दलील की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर पूरी रेनेसांस के अंदर सिर्फ एक चीज़ को ही प्रोमिनेंट किया गया, वो रीज़न था। रिफॉर्मेशन के अंदर आपकी पूरी की पूरी यही चीज़ डोमिनेंट करती हुई नज़र आएगी। तो मॉडर्निटी के अंदर, साइंस के अंदर जब रीज़न इंसान के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट होगा, तो पहले वाला जो आपका सॉवरेन मास्टर है, पैशन, वो क्या होगा, मुकम्मल तौर पर डिक्रीज़ होगा। अब जब मुकम्मल तौर पर पैशन आपका डिक्रीज़ हुआ, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो नोबल सैवेज बनाने का जो आपका बैलेंस का जो फार्मूला था, वो यहाँ पर क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हुआ। अब कहता है कि जब डिस्टर्ब हुआ, इंसान ने जब रीज़न को इस्तेमाल करना सीखा, तो इंसान के पास मुख्तलिफ और चीज़ें भी आ गई। इंसान के पास समाज आया, समाज के वैल्यूज़ आए, इंसान के पास जो है वो इंडस्ट्री आई, इंसान के पास साइंस आई, इंसान के पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आई, बाकी तमाम चीज़ें आई। अब जब ये तमाम चीज़ें इंसान ने बनाई, तो इंसान जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर अपनी इंडिविजुअल विल के साथ काम करता था, यहाँ पर इंसान लाशऊरी तौर पर उन तमाम चीज़ों के ताबे हो गया, लाशऊरी तौर पर सबऑर्डिनेट बना। किस चीज़ का सबऑर्डिनेट बना? इंसान मिडीवल टाइम पीरियड के अंदर मज़हब का सबऑर्डिनेट बना, इंसान मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जो है वो समाज और साइंस का क्या बना, सबऑर्डिनेट बना। इसी तरह से हम हर वो काम करना हमने शुरू किया जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल था, हमने हर वो काम किया जो मज़हब के लिए एक्सेप्टेबल था, हमने हर वो काम किया जो रीज़न के लिए एक्सेप्टेबल था। तो कहता है कि आपकी जो बर्थ थी उसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर फ्री हैं। जब आप मॉडर्निटी के अंदर पहुंचते हैं, तब आप एवरीवेयर आप क्या होते हैं, चैन के अंदर ही होते हैं। और चैन इस वजह से होती है कि वहाँ पर आपकी फ्री विल नहीं होती। जब आपकी फ्री विल नहीं होती, तो फिर सिंपल चीज़ है, और वो सिंपल चीज़ क्या है कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई, यहाँ से देख सकते हैं, फ्रीडम आपका लॉस करता है। अब ये फ्रीडम तो आपका लॉस कर गया। साइंस का कहता है कि हर जगह के ऊपर आप देखते हैं कि आपका बेनिफिट है, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। साइंस ने आपको क्या किया हुआ है, कैद में रखा हुआ है। साइंस ने आपको अपने इशारों के ऊपर नचाना शुरू किया है। अब उसका अंडू क्या है? क्या ऐसा कोई फार्मूला या ऐसा कोई रास्ता है जिसमें से इंसान एक बार फिर इन तमाम चीज़ों से निकल के स्टेट ऑफ नेचर के अंदर चला जाए, जहाँ पर इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद था? तो ये कहता है हाँ, ऐसा कोई रास्ता है जिस रास्ते के ऊपर चलकर इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद एक बार फिर हो सकता है। और वो रास्ता क्या है? वो आपका रास्ता है जनरल विल का। अब ये जनरल विल क्या है? इंसान कहता है कि इंसान के पास हमेशा दो चीज़ें हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं? जिस तरह से हमें बताया जाता है ना कि एक इंसान के अंदर दो अक्स होते हैं इंसान का। एक जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो अच्छी भी होती है, दूसरी जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो बुरी भी होती है।
एक इंसान की वो पर्सनैलिटी होती है जो इंसान की प्राइवेट पर्सनैलिटी है, दूसरे इंसान की वो पर्सनैलिटी है जो पब्लिक पर्सनैलिटी है। तो रूसो कहता है कि इंसान के पास दो तरह के विल हैं। विल का मतलब है मर्जी। एक वो आपकी मर्जी है जो अच्छी है, दूसरी वो है जो बुरी है। एक को कहता है एक्चुअल विल, दूसरी को ये नाम देता है रियल विल का। एक्चुअल विल क्या है? एक्चुअल विल सेल्फ सेंटर्ड है। एक्चुअल विल जो है वो सेल्फ ऑब्जेक्टिव्स है। एक्चुअल विल जो है वो सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन के गोल के तहत ही घुमाएगी, यानी कि इसके अंदर सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचता है, इंसान अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, इंसान अपने क्या कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचता है। इसके बिल्कुल बरक्स जो रियल विल है वो आपकी पब्लिक विल है, वो आपकी मॉरल विल है, वो आपकी क्या है, अच्छे वाली विल है। और ये अच्छे वाली विल क्यों है? वो इस वजह से है कि इसके अंदर इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, इसके अंदर इंसान के अंदर सिंपैथी भी है, इसके अंदर इंसान हार्मोनाइज होना चाहता है, इसके अंदर इंसान कोऑपरेशन करना चाहता है, इसके अंदर इंसान के पास पिटी है। यानी कि ये जो आपका रियल विल है बेसिकली यही आपकी परफेक्ट विल है। अब जब आपका हर इंसान अपनी ज़ात से निकलकर किसी दूसरे की भलाई के लिए काम करे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करते हैं? जनरल विल की तरफ चले जाते हैं। यानी कि आप बुरे वाली जो विल है, जो एक्चुअल विल है, उसे आप क्या कर देते हैं? सरेंडर करते हैं। फिर इंसानों के पास सिर्फ रियल विल ही रहती है। तो रियल विल जब आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के अंदर या हार्मोनाइज कंडीशन के अंदर चले जाते हैं तो दैट इज़ जनरल विल। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल सम ऑफ रियल विल इज़ जनरल विल। तो ये आपकी क्या है? जनरल विल है। जनरल विल से पहले कहता है कि पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका समाज जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर इकोनॉमिक इक्वलिटी होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लास स्ट्रक्चर होगी, आपके पास एक लोग ऐसे होंगे जिनके पास सब कुछ होगा और दूसरे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अच्छे कैसे बनेंगे? वो अपनी जो है वो एक्चुअल विल को कैसे छोड़ेंगे? वो अपने ज़ात के बारे में सोचना कैसे छोड़ेंगे? ये मुमकिन नहीं है, कहता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इस वजह से सबसे पहले आप इकोनॉमिक इक्वलिटी लेकर आएँ, उसके बाद आपकी जनरल विल जो है वो क्या है? पॉसिबल है। इसके जो जनरल विल के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले ये कहता है कि आपकी जो जनरल विल होनी चाहिए, इट मस्ट बी ट्रूली जनरल। ये मुकम्मल तौर पर अपने पर्पस के अंदर भी, अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर भी ये मुकम्मल तौर पर क्या होनी चाहिए? जनरल विल ही होनी चाहिए। दूसरा जो इसका है वो कहता है कि ये जो जनरल विल है ये आपकी यूनिटरी है। यूनिटरी से जी क्या मुराद है कि किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही जनरल विल हो सकती है, उसके अलावा दूसरी जनरल विल मुमकिन नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर एक जनरल विल हो, बलूचिस्तान के अंदर दूसरी जनरल विल हो, सिंध के अंदर तीसरी जनरल विल हो, तो पाकिस्तान की जो जनरल विल होगी उसकी जो सॉवरेंटी है, उसकी जो खुद मुख्तारी होगी, उसके ऊपर उसके साथ क्या होंगे? मुख्तलिफ तरह से जो है वो चैलेंजेस आएंगे, बल्कि हम उसे जनरल विल फिर कह ही नहीं सकते। तो इस तरह से रियासत पाकिस्तान की जो जनरल विल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। उसमें जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं ये तमाम के तमाम अपनी क्या करें? एक्चुअल विल को क्या करें? ये सरेंडर करें। तो इस तरह से ये जो आपकी जनरल विल बनेगी ये यूनिटरी फॉर्म की बनेगी। ये जो आपकी जनरल विल है ये एक होती है विल ऑफ ऑल, दूसरी है जनरल विल। इन दोनों में कहता है बुनियादी तौर पर फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि आपकी जो विल ऑफ ऑल है उसके अंदर आपकी दोनों विल्स जो हैं वो मौजूद हैं। रियल विल भी है, उसके अंदर आपकी क्या है? एक्चुअल विल भी है। जबकि जनरल विल के अंदर जो है ये आपकी सिर्फ एक्चुअल विल का ही सम टोटल है। ठीक है जी, तो ये आप थोड़ा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल विल को कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई का मतलब यह है कि अगर आपने जनरल विल बनाया है तो यू शुड हैव टू एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पर ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मुकम्मल तौर पर टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट है। अब मिसाल के तौर पर किस तरह से जनरल विल, मिसाल के तौर पर हमने क्या किया है, हमने अपने MNA को मुंतखब किया। वो हमारे जितने भी पाकिस्तान में से 342 MNAs गए, उन लोगों ने क्या बनाया? एक कानून बनाया। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उस पाकिस्तानी की कानून को जो है वो
ये तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर फ़र्ज़ है कि ये उस कानून को क्या करें, एक्सेप्ट करें। अगर उस कानून को आप डिनाई करते हैं तो दैट मीन्स आप अपनी एक्चुअल विल के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ना कि रियल विल के साथ। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये थोड़ा टोटलिटेरियन या एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता है। फिर इस आदमी ने ये भी कॉन्सेप्ट दिया है कि इट इज़ द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, कि ये पॉपुलर सॉवरेंटी से मुराद ये है कि आपका हर इंसान, हर आदमी जो है वो सॉवरेन है। कि जॉन लॉक कहता है कि आपने जब 3 राइट्स के अलावा बाकी राइट्स आपने जब सरेंडर किए हैं तो उसके बाद जो स्टेट है ये उसी का काम है कि वो आपको किस तरह से चलाती है। थॉमस हॉब्स कहता है कि आपका मोनार्क जो है वही आज़ाद है, बाकी जो लोग हैं वो सॉवरेन नहीं हैं। तो जबकि ये आदमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉपुलर सॉवरेंटी जो है हर आदमी जो है वो सॉवरेन है। हर आदमी क्यों सॉवरेन है? क्योंकि जो आपका हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके अंदर हर इंसान की क्या है, मर्ज़ी जो है वो शामिल है, हर इंसान की जो विल है वो शामिल है। तो इस तरह से ये जो आगे चलकर जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है तो वो इसी जनरल विल के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि इसका जो सेकंड डिस्कोर्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, सोशलिस्ट व्यू है यह मुकम्मल तौर पर। और ये हालांकि ये जो सेकंड कंपटीशन हुआ, ऐसे का कंपटीशन हुआ, उसी के अंदर इसने ये अपना कॉन्सेप्ट रखा। हालांकि इस ऐसे के कंपटीशन को इतनी ज़्यादा एज सच जो है वो पजीराई नहीं मिली जितनी कि पहले ऐसे को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी जगह के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमन नेचर। ये इनइक्वालिटी के अंदर ये सोशलिस्ट का जो व्यू है वो सिंपल तौर पर यही व्यू है कि भाई आपकी जो स्टेट की जो प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह से हम कार्ल मार्क्स को जब पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स हमें ये बताता है कि इंसान की जो हिस्ट्री है ये बुनियादी तौर पर हिस्ट्री ऑफ मैटर है। ये तो हिस्ट्री ऑफ मैटर जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर भी यही है कि सब कुछ आपकी जो है मैटर है, मैटर ही आपका क्या कर रहा है, बेसिकली ग्रो कर रहा है। उसी के साथ साथ इंसान की हिस्ट्री जो है वो भी आगे आगे चल रही है। इंसान जब जंगलों के अंदर है, इंसान ने जंगलों में से निकलकर इंसान ने अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए फैमिली बनाई। फैमिली बनाने के बाद इंसान ने एक छोटा सा गांव बनाया। लेकिन ये कहता है कि जब आपकी सेटल्ड लाइफ आई तो आपकी सेटल्ड लाइफ जो है वो भी अमन वाली लाइफ थी, और तब भी इंसान के दरमियान किसी भी किस्म की कोई इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इनइक्वालिटी कैसे आई? इनइक्वालिटी कहता है कि ये तब आई जब पहला रिवोल्यूशन आया। और पहला रिवोल्यूशन क्या है? द डिस्कवरी ऑफ आयरन। इंसान को जब ये पता चला कि लोहे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, फिर उनमें से कुछ लोगों ने उसी लोहे में से जो है वो हल चलाना सीखा, कुछ लोगों ने जो है वो उसी लोहे में से जो है वो कुल्हाड़ी बनानी सिखाई, कुछ लोगों ने उसी में से जो है मुख्तलिफ और तरह के जो है वेपन्स बनाना सिखाए। फिर इंसानों ने इस लोहे की मदद के साथ जो है वो एग्रीकल्चर भी करना सीखी। इंसानों ने इसी लोहे की मदद के साथ दूसरे इंसानों का कत्ल भी किया, और इसी लोहे की मदद के साथ इंसानों ने अपना डिफेंस भी किया। ये है आपका फर्स्ट रेवोल्यूशन। अब सेकंड रेवोल्यूशन तब आया जब इंसान की हिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर आई। इंसानों को जब ये पता चला कि आप एक ही पीस ऑफ लैंड को बार बार किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से किस तरह से बार बार आप प्रोडक्शन जो है वो बना सकते हैं। जब एग्रीकल्चर आई तो एग्रीकल्चर के आने के साथ लोगों ने ये देखा कि उस एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। तो उस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट ने लोगों को इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि वो उस ज़मीन के ऊपर काबिज होना शुरू करें। तो यहीं से जो है वो हैव्स और हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट आता है जो कार्ल मार्क्स देता है। कुछ इंसानों के पास ज़मीन आ गई, कुछ इंसानों के पास क्या हुई, ज़मीन नहीं हुई। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या कहता है, पहली जो आपकी इनइक्वालिटी है वो यही है। इसमें से मुख्तलिफ क्लासेस ने जन्म लिया। एक तो वो क्लास बनी जिसे हम आम तौर पर जो है वो रिच और पुअर कहते हैं। दूसरी वो क्लास हुई जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो ज़ाहिर है वो रिच बने। जो रिच थे तो ज़ाहिर है वो आपके क्या बने, हुक्मरान भी बने, रूलर भी बने। और जिनके जो हुक्मरान थे वो ज़ाहिर है मास्टर भी बने। तो इस तरह से जो है वो एक तो क्लास आपकी ये बनी। दूसरी वो क्लास थी जो गरीब थी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। अब ज़ाहिर है वो गरीब हैं तो वो क्या होंगे, वो अवामी होगी, तो इस वजह से वो रूल्ड भी बने, और ज़ाहिर है वो ग़ुलाम भी बने। तो ये आपकी क्या हुई, ये एक अलग क्लास बनी।
फिर कहता है कि जो मेजॉरिटी के अंदर कौन है, मेजॉरिटी के अंदर वो हैं जो पुअर हैं, जो रूल्ड हैं, जो स्लेव हैं। माइनॉरिटी के अंदर कौन है, माइनॉरिटी के अंदर वो हैं जो रिच हैं, जो रूलर हैं, जो मास्टर हैं। ये आपके माइनॉरिटी के अंदर है। अब जो माइनॉरिटी है वो हमेशा मेजॉरिटी से खौफज़दा ही रहती है, चाहे आपकी मेजॉरिटी गरीब ही क्यों ना हो, चाहे आपकी मेजॉरिटी ग़ुलाम ही क्यों ना हो, आप हमेशा खौफ के अंदर ही रहेंगे। यूनाइटेड इंडिया के ऊपर अंग्रेज़ आपके ऊपर जब काबिज था तो अंग्रेज़ टेक्नोलॉजी में हमसे आगे था, स्किल्स के अंदर हमसे आगे था, उनके पास पैसा हमसे ज़्यादा था, उनके पास जो है वो गवर्नमेंट की नॉलेज हमसे ज़्यादा थी, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन उनके पास थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उन्हें एक बगावत का ख़तरा हमेशा रहता था, क्योंकि हम मेजॉरिटी के अंदर थे, हम जो है वो गरीब भी थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हम क्या थे, उनके लिए एक ख़तरा थे। इसी तरह से कहता है कि जो आपका एक्सट्रीमली रिच जो है, इसी ख़तरे की बेसिस के ऊपर क्या हुआ, उसे ये डर महसूस हुआ कि एक दिन ये क्या बनेंगे, ये जो गरीब हैं ये हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाएं। तो इस वजह से वो जो अमीर हैं, उन तमाम अमीरों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो अपर क्लास का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और उस अपर क्लास के कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर आपकी रियासत का वजूद हुआ, आपकी गवर्नमेंट का वजूद हुआ। और ये एग्रीमेंट क्यों किया गया, ये एग्रीमेंट इस वजह से किया गया कि उन लोगों को अपनी ज़मीनें, उन लोगों को अपना कैपिटल, उन लोगों को अपनी सल्तनतें बचानी थी। तो इस वजह से गरीबों को ये कहा गया कि आप सॉवेरन हैं, गरीबों को ये कहा गया कि आप इक्वल ही हैं। तो इस वजह से जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आई। ये कहता है कि ये दिस वाज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यही आपका असली कॉन्ट्रैक्ट है। और ये पूरे का पूरा जो व्यू है, इसके साथ जो है वो जितने भी सोशलिस्ट थिंकर हैं वो सारे के सारे इस व्यू को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने इसकी जितनी भी फ़िलासफ़ी है उसको जो है वो फ़िलासफ़िकल थाट हैं उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। एक तो ये कॉन्सेप्ट देता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। जनरल विल जो बन रही है वो मुकम्मल तौर पर डायरेक्ट बन रही है, लोग अपनी विल को सरेंडर कर रहे हैं और लोग जो है वो अपनी स्टेट बना रहे हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से स्लाइड के अंदर अर्ज़ किया कि ये बुनियादी तौर पर जनेवा के अंदर पैदा हुए। तो जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर आज भी आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर नज़र आएगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर आपकी एक्सेप्टेबल होती है जो रियासतें छोटी होती हैं, जिनके पास पॉपुलेशन बहुत कम या लिमिटेड हो। तो ऐसी रियासतों के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या आता है, आपको समझ में आता है। जो मॉडर्न नेशनल स्टेट है, मॉडर्न नेशनल स्टेट के अंदर आपकी जो लैंड टेरिटरी या आपकी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर ये कहा गया कि ये जितनी आपके पास सरजमीन ज़्यादा होगी उतना आपका स्टेट जो है उसका चांसेस जो हैं वो क्या होंगे, ग्रो करने के ज़्यादा होंगे। जितने आपके पास लोग ज़्यादा होंगे उतने आपके चांसेस जो हैं वो ग्रो करने के ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो छोटी छोटी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो यूनानियों या रोमियों के पास जो था या मिडीवल टाइम के अंदर था, वो मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के बाद वैल्यूएबल नहीं रहता। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वहाँ पर यकीनी तौर पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही क्या है, आपकी यूज़फुल है। फॉर इंस्टेंस इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर आप देखें कि भाई यहाँ पर आप पाकिस्तान की 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 22 करोड़ में से आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस तरह से यूज़फुल करवा सकते हैं, तो ये मुमकिन है नहीं। या हिंदुस्तान दुनिया का जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर आप जो है वो इंतखाबात इस तरह से कैसे करवा सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बेसिस के ऊपर, तो वहाँ पर भी ये क्या है, आपका सूटेबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया। या इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये नोबल लॉय है। देखने में तो बड़ा अच्छा नज़र आएगा आपको कि कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा है, लेकिन आप ये मेजर कैसे करेंगे कि ये आदमी जो है, एक आदमी के अंदर एक्चुअल विल कौन सी है या रियल विल कौन सी है। जो आदमी वोट कास्ट कर रहा है उस वोट के अंदर जो है उसका एक्चुअल विल है या उसका रियल विल है। कि हम जिस तरह से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम काम करता है वो किस बेसिस के ऊपर करता है, पार्टी के बेसिस के ऊपर करता है या आपके रियल एक्चुअल विल के बेसिस के ऊपर करता है। अगर फिर पार्टी के अंदर आते हैं तो फिर क्या वहाँ पर हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारा मज़हब, इन तमाम चीज़ों को हम सामने नहीं रखते, तो यकीनन हम वहाँ पर वो भी रखते हैं। तो जब ये तमाम के तमाम एलिमेंट हम अपनी सॉवरन को जो है वो मुंतखब करने के लिए हम नज़र के सामने रखते हैं, दिमाग के अंदर रखते हैं,
तो फिर वहाँ पर एक्चुअल विल कहाँ पर हुई या रियल विल कहाँ पर हुई? तो उसका मतलब यह है कि ये मुकम्मल तौर पर आपका नोबल लाई है। इसके साथ साथ इसके बारे में ये कहा जाता है, मैरी ने जो है ये तनकीद की कि इसकी जो जनरल विल है, उस जनरल विल के अंदर सिर्फ बेसिकली ये मेंस विल है, ये मर्दों की विल है, इसके अंदर औरतों का कहीं पर भी इस आदमी ने जिक्र नहीं किया। तो यानी कि इसने जो है वो औरतों को उसके अंदर शामिल नहीं किया। तो क्या जो औरतों की विल है, ज़ाहिर है औरत है वो भी एक इंसान है, तो उसके पास भी रियल विल भी होती है, एक्चुअल विल भी होती है। तो क्या जो उसकी विल है वो जनरल विल का हिस्सा नहीं है? अगर वो नहीं है तो ज़ाहिर है ये जो है आपकी क्या है, जेंडर बायसनेस है। ये पूरी की पूरी जो है वो आपकी रूसो की जो है वो पूरी फ़िलासफ़ी है। इस स्लाइड के अंदर जो है वो हम ये देख सकते हैं कि मुकम्मल जो तीनों हमारे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंक करें उनके अंदर जो बेसिक जो फ़र्क है या उसका जो बेसिक जो कंपैरिजन है वो सारे का सारा आपको इस एक स्लाइड के अंदर नज़र आ जाएगा। रूसो के बारे में ये कहा जाता है कि कांट का जितना भी काम है, और कांट का काम वो काम जो सिर्फ इथिक्स रिलेटेड है, इथिक्स मोरालिटी से रिलेटेड जितना भी कांट का काम है वो सारे का सारा इन्फ्लुएंस्ड है रूसो के काम से। और रूसो का जो है दूसरा, इसके अलावा अगर आप देखें तो रोमांटिक नेचुरलिज्म मूवमेंट जो बाद में चली, जिसे रोमांटिसिज्म भी हम कहें, तो वो जो रोमांटिसिज्म के अंदर रोमांटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट या उनका स्लोगन जो है वो भी आप देखें तो वो भी यहीं से क्या है आपको एक मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस्ड होता हुआ नज़र आएगा। फिर अगर पॉलिटिकल थाट या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर अगर हम जाएं तो हमें ये भी नज़र आएगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो बेसिकली वो भी आपका रूसो के कॉन्सेप्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। इवन नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसो को जो है वो क्या किया है, अप्रिशिएट किया है कि अगर रूसो ना होते तो ये फ्रांस के अंदर इनकलाब जो है ये कभी भी ना आता। आखिरी दिनों के अंदर पेरानोवा के अंदर ये चले गए, इसे एक तरह से जो है वो एक अनसर्टेन फियर के अंदर ये मुब्तला हुए, और आखिरी दिनों के अंदर इसने जो है वो अपने कामों को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की। जितने भी इसके काम हैं वो तमाम के तमाम इसने जो है वो जस्टिफाई करने की, जिसके अंदर द कन्फेशन इसका बुक है, या सॉलिटरी वर्कर अगर आप पढ़ेंगे तो उन तमाम के अंदर ये अपने प्रीवियस कामों की जस्टिफिकेशन देता हुआ आपको नज़र आएगा। तो पेरानोवा के अंदर आखिरी दिनों के अंदर ये मुब्तला हुए, और उसी कंडीशन के अंदर जो है वो इनकी 78 के अंदर जो है वो क्या होती है, डेथ होती है। रूसो से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो और मैंने मिस स्किप की हो तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं कहीं पर, अगर मैंने कोई बात गलत अगर कोट की हो उसकी आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पैशन, टेक केयर।